नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव में शुरू से जिस तरह से एलजेपी ने और उसके नेता चिराग पासवान ने एक रुख अख्तियार कर रखा है, उसको लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं कि उनकी भूमिका इस चुनाव में क्या होगी, कैसी होगी, वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे। शुरुआत में ये कहा गया कि वो बीजेपी के मोहरे हैं, बीजेपी ने उन्हें सुपारी दे रखी है नीतीश कुमार को निपटाने की, उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की, और इसी अभियान में वो जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह का आक्रामक रवैया उन्होंने अख्तियार कर रखा है नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, वो अब ऐसा लग रहा है कि केवल जेडीयू को ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नीतीश को ही कमज़ोर करेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जितना बीजेपी चाहती होगी, जितना बीजेपी के लिए वो माफिक होगा, उससे कहीं ज़्यादा आक्रामकता अख्तियार कर चुके हैं। तो सवाल उठता है कि ये आक्रामकता बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगी, किस तरह से जो चुनावी समीकरण हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करेगी। आज द डेली शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है, वो किस तरह से पत्रकारिता करता है, किस तरह से टीआरपी के लिए या दूसरे फायदों के लिए खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, सत्ता का मुखपत्र बन जाता है, उसका प्रवक्ता बन जाता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपकी तरफ से ये प्रोत्साहन ज़रूर मिलेगा, बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। तो आइए अब फिर लौटते हैं वापस द डेली शो में। बात करते हैं चिराग की भूमिका को लेकर, चिराग पासवान की भूमिका को लेकर। जैसा कि बहुत बार ये दोहराया जा चुका है कि चिराग पासवान बीजेपी का गेम खेल रहे हैं, बीजेपी के मोहरे में हैं, और बीजेपी ने उन्हें एक सुपारी दे रखी कि आप नीतीश कुमार और जेडीयू को जितना ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है करो, और इसीलिए उन्होंने जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और बीजेपी से टूट कर आए कई बड़े नेताओं को भी टिकटें दे दी हैं। तो ये पूरा जो संदेह बन रहा है, उसके लिए पर्याप्त आधार है। लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जो पटकथा लिखी गई है उससे आगे जाकर भी कुछ खेल रहे हैं और अपनी रणनीति में उन्होंने अपने लिए भी गुंजाइश बना रखी है। हालांकि वो बार बार दोहराते रहते हैं कि वो मोदी के भक्त हैं, वो सीना चीर कर भी दिखा सकते हैं कि उसमें मोदी बसे हुए हैं। तो एक भक्ति भाव और मोदी के प्रति, शाह के प्रति, बीजेपी के प्रति, उसके प्रति निकटता, ये शुरू से दिखलाते आ रहे हैं और इस हद तक दिखलाते आ रहे हैं तो कि ऐसा लगता है जैसे वो चापलूस हैं, उनके अंदर स्वाभिमान नहीं है। एक पार्टी के नेता होने के नाते उन्हें जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये चिराग पासवान की एक रणनीति हो कि जो वोट बीजेपी के विरोध न करने से आ सकते हैं, जो हिंदुत्व वाली वो वोट बैंक है, उसको नाराज न किया जाए, और जो सत्ता विरोधी वोट बैंक है, यानी सत्ता के विरोध में जिस तरह की लहर चल रही है, उसका फायदा उठाया जाए और नीतीश और जेडीयू का विरोध किया जाए। तो बीजेपी को बख्शते हुए और जेडीयू और नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए अपना एक आधार तैयार किया जाए। अब हम सब जानते हैं कि एलजेपी का जो जनाधार है वो दलितों में है और उनमें भी खासतौर से पासवान जाति जो है उसमें है, और जो रामविलास पासवान की जो विरासत है वो दरअसल यही है। वो रामविलास पासवान का वोट बैंक है,
चिराग पासवान का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, और इसलिए ये माना भी जा रहा है कि चूंकि अब रामविलास पासवान नहीं है तो वो जो वोट बैंक है वो भी टूटेगा, क्योंकि चिराग के साथ वो वोट बैंक अपने को एकाकार नहीं महसूस करता है, क्योंकि चिराग पासवान की छवि एक दलित नेता की नहीं है। वो दलितों के लिए किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुए, किसी संघर्ष की बात उन्होंने नहीं की, बल्कि लगातार वो एक अभिजात वर्गीय उनका चेहरा, मोहरा और उनका प्रेजेंटेशन रहा है, जिसकी वजह से वो जुड़ते नहीं हैं दलित समुदाय से। इसलिए वो जो दलित वोट बैंक क्रिएट किया था रामविलास पासवान ने, वो इंटैक्ट है कि नहीं, इसको लेकर बहुत संदेह है, और अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि वाकई में वो वोट बैंक जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये चिंता है चिराग पासवान की कि अपने को कैसे फिर से स्थापित किया जाए, और खासतौर से पासवान साहब के जाने के बाद अब जो उनके सामने चुनौती है कि पहले पुराने के वोट बैंक को भी अपने पास रखें और नया वोट बैंक भी क्रिएट करें, ताकि प्रदेश की राजनीति में उनका महत्व और प्रासंगिकता बनी रहे। तो ये चुनौती उनके सामने है, और उसके लिए उन्होंने ये रणनीति बनाई कि बीजेपी के साथ रहेंगे, जेडीयू और नीतीश कुमार का जबरदस्त विरोध करेंगे। लेकिन इस विरोध करते करते वो ऐसा लगता है कि कई सीमाएं लांघ गए हैं, कई हदें लांघ गए हैं। जैसे उनका जो ताज़ा बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सही जगह जो है वो जेल में है, अगर वो सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार की जांच करवाकर उन्हें जेल भेजेंगे। अब ये बहुत ही कहना चाहिए कठोर बयान है, क्योंकि आप एनडीए के पार्ट थे, एनडीए के हिस्से थे, उस सरकार के साझीदार थे, और अब अभी भी गठबंधन से बाहर किए जाने की कोई घोषणा बीजेपी ने नहीं की है, ना एनडीए ने की है। तो आप उस गठबंधन के हिस्से भी हैं, तो इतनी आक्रामकता के साथ नीतीश कुमार पर हमला करना निश्चित रूप से ये पूरे गठबंधन के लिए एक धर्म संकट की बात है, ये शर्म की बात है, क्योंकि जिस नेता को एनडीए अपना भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहा है, एनडीए मतलब आप मान लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू, बाकी तो छिटपुट दल हैं, उनकी कोई बहुत हैसियत नहीं है, लेकिन बीजेपी खासतौर पर बीजेपी के लिए ये बहुत ही धर्म संकट की स्थिति है, क्योंकि जिस नेता को वो मानकर वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी है, यहाँ तक कह चुकी है कि सरकार बनी तो वही मुख्यमंत्री होंगे, और अब प्रदेश में पूरी हवा जो बन रही है वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही बन रही है। यानी तमाम जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो सत्ता विरोधी लहर है वो जेडीयू के खिलाफ है और नीतीश कुमार के खिलाफ है। नीतीश कुमार के खिलाफ खास तौर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और उसको गुस्से को हवा दे रहे हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। तो जिस तरह की हवा उन्होंने दी है इस अभियान के दौरान, उसका असर निश्चित रूप से पूरे मतदाताओं पर फैल गया है, और अब एक ऐसे नेता को लेकर आगे चुनाव अभियान चलाना निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा है, और ये नुकसानदेह भी है, क्योंकि जो नेता इतना अलोकप्रिय हो चुका है, जिसकी तमाम पार्टियां विरोध कर रही हों, उसको अब वो कंधे पर उठा के लेकर चले, ये उसके लिए बड़ा ही दिक्कत वाला काम हो सकता है, मुश्किलों वाला काम है, धर्म संकट वाली स्थिति है। इसीलिए जो अभी रिपोर्ट आ रही है वो बता रही हैं कि एनडीए के जो नए पोस्टर वगैरह बन रहे हैं उसमें केवल नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और नीतीश कुमार की तस्वीरों को बाहर कर दिया गया है। तो ये चिंता बताती है कि बीजेपी अब परेशान हो गई है नीतीश कुमार को लेकर भी। तो नीतीश कुमार को डंप करने की शुरुआत हो चुकी है, और इसमें चिराग पासवान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखिए कि चिराग पासवान ने जितने आक्रामक चिराग पासवान रहे, उतने शायद विपक्ष के दूसरे नेता भी नहीं रहे। तेजस्वी यादव भी लगातार हमले करते रहे हैं, लेकिन इस स्तर पर जाकर कि जेल भेज देंगे, ये चिराग पासवान ने ही किया है। तो चिराग पासवान को अगर अभी तक मोहरा समझा जाता रहा है बीजेपी का, तो ये मोहरा अब उलटकर बीजेपी पर भी वार कर रहा है, बीजेपी के लिए ही खतरनाक हो रहा है, क्योंकि जिस नेता को वो आगे लेकर चलकर चुनाव लड़ रही है, वही नेता अब मैदान में धराशायी होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में घोड़े नहीं बदले जाते हैं, और नीतीश कुमार को डंप करना सार्वजनिक तौर पर बोलकर बीजेपी के लिए संभव नहीं है,
लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी को अब ये बड़ी मुश्किल होगी कि वो बार बार इस चीज़ को दोहराए कि नीतीश कुमार ही हम एनडीए के नेता हैं, नीतीश कुमार ही अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री होंगे एनडीए गठबंधन के। तो ये बहुत बड़ी चुनौती समस्या बीजेपी की पूरी रणनीति चुनाव प्रचार की आ गई है। अब कितनी साझा रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या दूसरे नेता नीतीश कुमार के साथ मिलकर करना चाहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चिराग पासवान, जो कभी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के घर में दिया जलाएंगे, उनके घर में उजाला करेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं वो उनकी बत्ती गुल ना कर दें। और बत्ती गुल होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये जो तीन युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया, इन तीनों ने मिलकर एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कम से कम तो जबरदस्त लहर है ही, जेडीयू के खिलाफ भी है, और इसका जो खमियाजा है, जो नुकसान है, वो बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा ही। तो चिराग पासवान अब बीजेपी के मोहरे भले ही हों, लेकिन अब बीजेपी के लिए वो मोहरा पलट कर वार कर रहा है। भले ही सीधे तौर पर वार न कर रहा हो, लेकिन उसके लिए अब ये उसकी चाल जो है जरा टेढ़ी हो गई है, और ये उसकी जो चुनावी योजना है उसको गड़बड़ा रही है। तो बीजेपी को अब सोचना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से सोचना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ वो एक बार वोट कटवा पार्टी घोषित कर चुकी है चिराग पासवान की पार्टी को, लेकिन उससे आगे भी जाकर अटैक करना पड़ेगा। और ये अटैक करने का मतलब होगा कि धीरे धीरे आप चिराग पासवान को और दूर करते जाएंगे अपने से, और एक जो भविष्य का जो आपका एक मददगार हिस्सेदार हो सकता है, वो भी आपसे दूर चला जाएगा। तो बीजेपी के लिए आगे कुआं पीछे खाई, ये दोनों स्थितियां निर्मित हो गई हैं। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव के अगले फेज आएंगे, पहला फेज तो अब खत्म हो रहा है, इसका चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे आने वाले जो फेज हैं, चरण हैं, उसमें भी इसका असर और तेजी से बढ़ता जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान अब पीछे नहीं हट सकते हैं। उन्हें और भी उग्र होना पड़ेगा ताकि उनकी सीटें कम से कम दहाई अंक को पार कर सकें। अगर वो 2-4 सीटों तक सिमट के रह जाते हैं तो वो फिर बिहार की राजनीति में एक तरह से अप्रासंगिक होते जाएंगे और उनकी पूछ परख नहीं होगी। एक तो जिस तरह की चापलूसी उन्होंने दिखाई है, उनका स्वाभिमान नहीं है, इस तरह का संदेश जा रहा है कि एक स्वाभिमानी नेता नहीं है वो, चापलूस बन के चाटुकारिता करके बीजेपी की, मोदी शाह की वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस चाटुकारिता की वजह से वो अपना वोट बैंक भी खो रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता भी खो रहे हैं, अपनी छवि को भी खराब कर रहे हैं। तो चिराग पासवान अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, बीजेपी का भी नुकसान कर रहे हैं, और बीजेपी के लिए बहुत सारी समस्याएं अब पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं। अब जिस तरह का अभियान चल रहा है उससे बीजेपी के लिए संकट की स्थितियां बनती जा रही हैं। तो देखना होगा कि चिराग बीजेपी की बत्तियां गुल करते हैं या नहीं करते हैं, कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये आने वाले फेज में और भी स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन ये तय है कि उन्होंने नीतीश कुमार पर लगातार हमला करके, उनकी छवि को ध्वस्त करके, बीजेपी के जो यूएसपी समझ रही थी कि हमारे पास एक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है जो कि अनुभवी है और दूसरों के पास नहीं है, ये एडवांटेज समझ रही थी, अब वो डिसएडवांटेज में बदलता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।